नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। वाटर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पानी से जुड़े हुए एक किस्से को लोगों से साझा किया। सीएम कमलनाथ ने कहा इसी पानी के चलते ही उन्होंने राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की। राजनीति में आने का उनका विचार नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी के विचार के चलते ही उन्होंने राजनीतिक जिंदगी में कदम रखा। मिंटो हॉल में राइट टू वाटर कॉन्फ्रेंस में पानी को बचाने और सहेजने को लेकर मंथन किया गया। मंथन में सीएम कमलनाथ के साथ ही देश भर के विषय विशेषज्ञ और जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विचार रखे। सीएम कमलनाथ ने सभी के सामने पानी के चलते राजनीतिक जीवन में आने का राज खोला। सीएम कमलनाथ ने कहा कि पानी कितना कीमती है, ये बात मुझे जब पता चली तभी मैंने राजनीति में आने के बारे में सोचा। पहले मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पानी के महत्व को समझने के बाद ही मैंने राजनीति में आने का विचार किया। हम सबका जीवन पानी से जुड़ा है, लेकिन मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है ये बात मैं आप सभी को बताता हूँ। जब मैं नौजवान था, एक रात सौसर से पान ढूंढना जा रहा था। तभी रात के 10 बजे हुए थे। चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सभी हाथों में दिए लेकर एक सड़क पर लंबी लंबी कतारें लगाए हुए खड़े थे। मैंने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लोग क्यों खड़े हुए हैं? तो लोगों ने बताया कि हम लोग करीब 3 घंटे से पानी को लेकर लाइन में लगे हुए हैं। करीब आधा किलोमीटर गांव से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। पानी न होने की वजह से हमारे गांव के बेटे बेटियों की शादी नहीं होती है। कोई भी इस गांव में बेटे को बहुएं नहीं देता है। गांव में शादी नहीं होती है। तब मैंने सोचा कि चुनाव के मैदान में उतरूंगा। 1979 में राजनीति के मैदान में कदम रखा और इसी विचार के साथ कि अपने विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलूंगा। कॉन्फ्रेंस में सीएम कमलनाथ ने कहा कि अगर अभी से पानी को बचाने प्रयास नहीं किए जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। वहीं पानी को सहेजने के लिए आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर केजरीवाल की सरकार काबिज होगी। दिल्ली के आज घोषित हुए चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के अरमानों पर केजरीवाल ने झाड़ू फेर दी है। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी दिल्ली के चुनाव खासे अहम थे। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश से जुड़े नेताओं की फौज को इस बार केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। बूथ स्तर तक बीजेपी ने पार्टी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का ये प्लान केजरीवाल के बिग प्लान के आगे फेल साबित हुआ है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में लगा है। पार्टी ने कमलनाथ सरकार के 2 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जीतू पटवारी समेत कई विधायकों को दिल्ली के रण में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उतारा था। साथ ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में दम लगाया था, लेकिन कांग्रेस की झोली दिल्ली चुनाव में खाली रह गई और प्रदेश के नेताओं का असर दिल्ली के चुनाव में बेअसर साबित हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने भी इस बार अपनी बड़ी फौज को दिल्ली के चुनाव में उतारा था। बीजेपी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के सांसद विधायकों को बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा 30 रैलियां की थी। बावजूद इसके दिल्ली चुनाव में बीजेपी के खाते में ज्यादा सीटें नहीं आ सकी। दिल्ली में बीजेपी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बहरहाल दिल्ली के चुनाव के नतीजों में दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि उसने इस बार दिल्ली के चुनाव में विकास पर अपनी मोहर लगाई है और केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली का सरताज बना दिया है। मंडला जिले में आदि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल 15 और 16 फरवरी को मंडला जिले के रामनगर में आदि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और आदिवासी के बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, लेकिन यहीं पर इस कार्यक्रम का आदिवासी सर्व समाज और आदिवासी पंचायत और विछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल विछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा का मानना है कि जितने भी बार आदि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उसमें आदिवासियों के साथ छलावा हुआ है। उनका मानना है कि कार्यक्रम में मंत्रियों के द्वारा कई प्रकार की आदिवासियों के लिए घोषणा की गई है, लेकिन आज तक उस घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया और न ही उन्हें पूरा करने की कोशिश की गई है, जिसका अब आदिवासी वर्ग के लोग सभी लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर आदिवासी सर्व समाज और आदिवासी पंचायत और नारायण सिंह पट्टा ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन को कराने वाले केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने साफ कर दिया है कि कोई कितना भी विरोध कर ले, इस कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरीके से होगा।
हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा या फिर यह कार्यक्रम जैसा होता आया है वैसा ही होगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। मंदसौर जिले के संधारा गांव के 9 लोगों की एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां पर संधारा गांव का शर्मा परिवार राजस्थान के त्रिवेदी परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। शादी समारोह के बाद यह परिवार एक क्रूजर वाहन में लौटकर आ रहा था, तभी तेज गति से आ रही एक रोडवेज ने क्रूजर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद क्रूजर चकनाचूर हो गया और उसमें सवार 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 6 लोग घायल बता रहे हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा प्रशासन वहां पर पहुंचा और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनका उपचार कराया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मंदसौर प्रशासन ने भी जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से बात की और घायलों के समुचित उपचार और शवों का पीएम कराकर सुरक्षित गांव तक लाने के लिए बातचीत की। यहां से एक तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर को भी भेजा गया, जिनके माध्यम से शवों को यहां पर सुरक्षित रूप से लाया जा रहा है। घटना के बाद में इलाके में शोक है और संधारा गांव में मातम पसरा हुआ है। धार के ग्राम बोरला का मॉब लिंचिंग का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले धार के नालछा थाना क्षेत्र के ग्राम भील तलवाड़ा में एक और घटना निकलकर सामने आई है। यह घटना वीडियो के माध्यम से सामने आई है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। दरअसल इस मामले में पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि ग्राम भील तलवाड़ा की एक लड़की की शादी पासी के गांव में की जाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी गुजरात काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां मजदूरी न करते हुए पत्नी वापस अपने मायके बार बार भागकर वहां से आ जाती थी और इसी के कारण जो है उसके परिजन उससे नाराज थे। वहां से भागकर आने के कारण इसके परिवार वालों ने जो है इसके साथ में जमकर मारपीट की। मारपीट करने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि इसके माता पिता, चाचा और एक गाँव का पटेल है। वीडियो सामने आने के बाद में पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके माँ बाप और साथ ही इसका एक चाचा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। वहीं गांव का पटेल जो है अभी वो फरार बताया जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। सतना में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। कोठी में AMI स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 24 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल बच्चों का उपचार सतना जिला अस्पताल में जारी है। घटना कोठी थाना के शिवसागर की है, जहां पे स्कूली बस पलट गई है और इस हादसे में 24 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन सभी बच्चों को सतना जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन नज़र बनाए हुए है और डॉक्टरों की टीम बच्चों का उपचार कर रही है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस का न तो परमिट था और न ही आज चालक था। कंडक्टर बस चला रहा था और बस से नियंत्रण खो बैठा और बस हादसे का शिकार हो गई। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 400 के पार है। ऐसे में इन विषम परिस्थितियों में भी रतलाम का एक डॉक्टर बेटा चीन में रहकर अपना फर्ज अदा कर रहा है। जी हाँ, रतलाम के रहने वाले डॉक्टर अमीश व्यास इन दिनों कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सेवा में जुटे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर अमीश व्यास रतलाम के पैलेस रोड के रहने वाले हैं और वे 2007 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए चाइना गए थे। उसके बाद से ही उन्होंने इस पेशे को अपनाया और अब जब चाइनीज सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी डॉक्टरों को कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की सेवा करना है, उनका इलाज करना है, तो ऐसे में रतलाम का डॉक्टर बेटा भी उनकी इलाज और उनकी सेवा में जुटा हुआ है। वहीं डॉक्टर अमीश व्यास का परिवार रतलाम में मौजूद है और वे लगातार चिंतित हो रहे हैं। वे अमीश से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि वे वापस आ जाए, लेकिन बावजूद उसके अमीश मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अमीश व्यास साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का इलाज करके ही वापस लौटेंगे। वहीं दूसरी ओर उनका जो परिवार है वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। बहरहाल चाइना में फैली इस महामारी के बाद अब WHO ने भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल को चाइना भेजने की घोषणा की है, जिसके बाद इस महामारी पर रोकथाम या लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। चाइना में इस वक्त करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। खुद को निलंबित करने की मांग। होशंगाबाद में पदस्थ तहसीलदार देवानंद गजबीये ने प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि उन्हें होशंगाबाद में पदस्थापना के दौरान प्रताड़ित किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, लिहाजा प्रमुख सचिव राजस्व उन्हें निलंबित कर दें। 8 फरवरी 2020 को लिखा गया ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार देवानंद गजभिये ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिहाजा उनका वेतन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले में जो पत्र प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को लिखा गया है, उसमें तहसीलदार देवानंद गजभिये का कहना है कि अगस्त 2019 से पदस्थापना के बाद उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। उनके परिवार के पूरे लोग, पत्नी, बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं। मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के कारण तहसीलदार ने खुद को निलंबित करने की मांग की है। यह पत्र वायरल होते ही होशंगाबाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और सभी अधिकारी इस मामले में सफाई देने में जुटे हुए हैं। होशंगाबाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का वही कहना है कि फिलहाल तहसीलदार की पदस्थापना डोलरिया तहसील में की गई है। यदि वह वहां ज्वाइनिंग देते हैं तो उनका वेतन आहरित किया जा सकेगा। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक अतिथि शिक्षक ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी। उमरिया जिले के चंदिया महाविद्यालय का मामला। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान था अतिथि शिक्षक संजय पासवान। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले संजय पासवान पिछले 6 साल से चंदिया कॉलेज में बतौर अतिथि शिक्षक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में काम देखते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से वो खासे परेशान थे और डिप्रेशन में रहने लगे थे। पत्नी की माने तो यही वजह है कि उन्होंने परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठाया है। कॉलेज प्रबंधन की माने तो पिछले 6 महीने से फंड की कमी से किसी भी अतिथि शिक्षक को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल घटना से पत्नी सदमे में है और खुद वह अपने बच्चों को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश की एक सेंट्रल जेल में नशे के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। इस कारोबार को और कोई नहीं बल्कि जेल के 2 कर्मचारी चला रहे थे। केंद्रीय जेल रीवा में नशीली कप सिरप को जेल की बाउंड्री वाल के बाहर से अंदर की ओर फेंकते हुए जेल में ही तैनात 2 प्रहरियों को अमिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रहरी अमित शर्मा और प्रहरी मोहम्मद कुरैशी के रूप में हुई है। इन दोनों आरोपियों ने एक व्यक्ति का नाम पुलिस को बताया है, जिसने नशीली सिरप इन्हें जेल के अंदर फेंकने को बोला था। पुलिस उस आरोपी की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक अनिल सिंह परियार ये कहते हुए बचते हुए नजर आए कि अभी हमारे पास कोई लिखित में सूचना नहीं है, सूचना आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के पास से 10 शीशियों में भरी सिरप बरामद हुई है। पूछताछ की जा रही है और आगे कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। यातायात पुलिस इन दिनों सड़कों पे उतर के चालानी कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर के तकरीबन 10 स्थानों पे आला अधिकारी खुद मौके पे मौजूद होकर ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक की पैरवी नहीं चल रही है और चाहे कोई भी नियमों का अवहेलना करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते 2 दिनों में तकरीबन 3,500 लोगों से 12 लाख रुपए के जुर्माने की वसूली की गई है। पुलिस ने अपने बचाव के लिए सबसे पहले तो पॉस मशीन के जरिए ऑनलाइन पेमेंट मतलब जुर्माने के रूप में ले रही है, वहीं बॉडी ऑन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह के लांछन से बचने में पुलिस को सहयोग मिल सके। बहरहाल सवाल ये है कि इस तरह के अभियान, इस तरह की कड़ाई और इस तरह की चलानी शक्ति पहले भी देखी जा चुकी है, लेकिन बावजूद उसके कुछ दिन ही चलने के बाद ये तमाम अभियान ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और एक बार फिर से शहर की ट्रैफिक बदहाल व्यवस्था और बदहाल हो जाती है। बहरहाल देखना होगा कि इस 2 दिनी कार्रवाई के बाद पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए, लोगों में ट्रैफिक हैबिट को चेंज करने के लिए क्या कुछ पहल किए जाते हैं। सवाल एक ये भी है कि करोड़ों रुपए खर्च करके ITMS लगा तो दिए गए, मगर ऑनलाइन चालान के बदले पुलिस के अधिकारी खुद सड़कों पर उतर के चालान काट रहे हैं, जो बताने के लिए काफ़ी है कि तमाम तैयारियों के बाद भी भले हम डिजिटल इंडिया की बात कर ली जाए, डिजिटल पुलिस की बात कर ली जाए, लेकिन सड़कों पे उतर के डंडा के बल पे ही चालानी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव में जिस तरह से
जो लेखा जोखा जमा करना था, जो चुनाव प्रत्याशी जो यहाँ पर चुनाव लड़े थे उन्होंने अपना निकाय चुनाव का लेखा जोखा राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं जमा किया है। ऐसे 98 उम्मीदवार प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना लेखा जोखा निर्वाचन आयोग में जमा नहीं किया है। प्रदेश में पिछले दिनों हुए नगरीय निकाय चुनाव में 10,172 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें से 98 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना लेखा जोखा निर्वाचन आयोग में जमा नहीं किया है। उसके बाद जो 98 जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना लेखा जोखा नहीं जमा किया है, उसमें सबसे ज्यादा नगर निगम रायपुर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने लेखा जोखा नहीं जमा किया है। 55 ऐसे उम्मीदवार नगर निगम रायपुर के हैं जिन्होंने अपना लेखा जोखा राज्य निर्वाचन आयोग में जमा नहीं किया है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए सभी 98 नगरीय निकायों को, जिस तरह जो उम्मीदवार खड़े थे उनको नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद अगर वो समय रहते अपना लेखा जोखा जो खर्च का ब्यौरा है वो नहीं जमा करेंगे तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से 1 महीने का समय होता है जब निर्वाचन आयोग की मतगणना होती है, स्थानीय निकाय के चुनाव जो हुए थे 24 दिसंबर को निर्वाचन का पूरा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उसके बाद से ये निर्वाचन आयोग लगातार इनको नोटिस जारी कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके 1 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी ऐसे तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग में नहीं दिया है। तो अब ये माना जाए जो 98 जो नगरीय निकाय चुनाव में जो खड़े हुए थे उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है, तो उन पर अब जिस तरह से निलंबन की तलवार लटकती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत और 4 जवानों के घायल होने के बाद इस घटना की पर्याप्त जानकारी गृह मंत्री को नहीं है। जी हां, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये बताया है कि उन्हें इस घटना की पर्याप्त जानकारी नहीं है। जिस तरह से कल ये घटना हुई थी और उनके दिल्ली दौरे से पहले ही उन्हें सूचना मिल गई थी कि आखिर घटना क्या हुई है, लेकिन पूरी जानकारी जो है वो गृह मंत्री तक नहीं पहुंच पाई है। क्या यहाँ पर जिस तरह से गृह विभाग ने उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी या फिर गृह मंत्री ने खुद ही इसकी जानकारी नहीं ली, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई इसमें 2 जवानों की शहादत हो गई, 4 जवान घायल हो गए। प्रदेश में इस वक्त महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है जिस दौरान नक्सलियों के को लेकर के एक बड़े प्लान की बात कही जा रही है और साथ ही साथ इस एक्शन प्लान के तहत नक्सलियों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने की बात चल रही है। लेकिन इस दौरान इस तरह की बड़ी घटना होती है जिस बारे में अगर गृह मंत्री तक को जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़े होंगे और यहाँ पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, विपक्ष भी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अमेरिका यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनकी अमेरिका यात्रा पर निशाना साधा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अमेरिका में न तो नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बाड़ी है। ऐसे में समझ नहीं आता कि भूपेश बघेल वहां पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी किसे समझाने के लेकर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर निवेश की संभावनाएं तलाशनी चाहिए और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुझसे टिप्स लेना चाहते तो मैं ज़रूर उन्हें टिप्स देता। वहीं उनके इस बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अमेरिका यात्रा पर कोई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह खुद अमेरिका गए थे और उन्होंने टेक्सास में आरोप लगाया कि डॉक्टर रमन सिंह ने टेक्सास में फर्जी कंपनी बनाई थी और आज तक उस कंपनी का पता नहीं चला कि उसने यहाँ पर आकर कब निवेश किया और क्या निवेश किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो अमेरिका यात्रा है उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का नहीं है कि वो अमेरिका में जाकर कुछ समझा पाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो लगातार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते हैं वहाँ जाकर अमेरिका जाकर ये सीख सकते हैं कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से आगे भी क्या है। तो बहरहाल अब अमेरिका यात्रा पर जो शब्दों के बाण है वो चल रहे हैं। देखना ये है कि जब तक भूपेश बघेल लौट नहीं जाते तब तक किस तरह से वार विपक्ष करता है। मुंगेली जिले के यह गार्डन इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि इस गार्डन को विकसित करने के लिए पूरी तरह वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और कबाड़ के जुगाड़ के तहत इस गार्डन का निर्माण किया गया है। मैं बता दूं, मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के पहल पर इस गार्डन का निर्माण किया गया है। महज कुछ दिन पहले तक यहाँ कचरा फेंका जाता था और कचरा डंपिंग क्षेत्र था यहाँ और केवल गंदगी का अंबार यहाँ लगा रहता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सुंदर गार्डन विकसित हो गया है और सभी वेस्ट मटेरियल से इस गार्डन का निर्माण किया गया है। पानी की खाली बोतलें, छड़ और टायर, ट्यूब और लकड़ी के गुटके जैसे सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।
और बैठने के लिए ड्रम, जो ख़राब हो चुके ड्रम हैं, वेस्ट मटेरियल है, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ कैंटीन की व्यवस्थाएं की गई है और इसकी जिम्मेदारी जो है महिला स्व सहायता समूह को दी गई है। साथ साथ बिहान बाज़ार की भी शुरुआत यहाँ की गई है और बिहान बाज़ार में घरेलू उत्पाद और महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए सामग्रियों का विक्रय यहाँ किया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सराहनीय पहल कही जा सकती है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि आने वाले समय में लोरमी, पथरिया, सरगांव, नगर पंचायत क्षेत्रों में भी इस तरह के गार्डन का निर्माण कराया जाएगा,